हेलो दोस्तों, हम पिछली वीडियो में बराक तक पढ़ चुके थे। बराक को एक बार मैं शॉर्ट में बता देना चाहती हूँ कि जो एंशिएंट टाइम में यानी कि 17 एंड 18 सेंचुरी के जो आर्किटेक्चर्स होते हैं, स्कल्पचर्स होते हैं, पेंटिंग, ये सब चीज़ें होती हैं, इनकी स्टाइल्स के बारे में डिस्क्रिप्टिवली स्टडी करना ही बराक कहलाता है। ठीक है, लिटरेचर में उसका दूसरा पहलू हुआ कि लिटरेचर में क्या होता है कि जो लिटरेचर्स होते हैं वो वर्ड्स में, प्रोज में तो लिखे गए हैं, लेकिन जो वर्ड्स पैसेजेस होते हैं उसको मतलब कि उसको उसके फॉर्मल और मंगली लोकेंट स्टाइल्स को देखना, उसकी स्टाइल्स को देखना ही बराक कहलाता है। जैसा कि यहाँ पे मिल्टन का पैराडाइज लॉस्ट दिया गया है एग्जाम्पल, और टॉमस क्वीनी का द कन्फेशन ऑफ ओपियम ईटर दिया गया है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क है। ठीक है, टॉमस क्वीनी का कन्फेशन ऑफ ओपियम ईटर और मिल्टन का पैराडाइज लॉस्ट। आगे जाते हैं जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका टर्म है, और बराक में आपको मैंने ये भी बताया था कि बराक जो कि एक स्पेनिश एंड पोर्टुगीज शब्द है, वहाँ से ड्राइव करता है, किस नाम से, पर्ल के नाम से, जिसका मतलब होता है रग एंड इर्रेगुलर इन शेप, रग एंड इर्रेगुलर इन शेप। ठीक है, अब आ जाते हैं बाथोस एंड एंटीक्लाइमेक्स। बाथोस एंड एंटीक्लाइमेक्स, इसको देख लेते हैं कि बाथोस और एंटीक्लाइमेक्स क्या होता है। बाथोस इज ग्रीक फॉर डेप्थ। बाथोस जो होता है ग्रीक शब्द है जिसका मतलब होता है डेप्थ यानी कि गहराई, एंड इट हैज़ बीन एन इंडिस्पेंसेबल टर्म टू क्रिटिक्स सिंस अलेक्जेंडर पोप पैराडाइम द ग्रीक लॉन्जाइनस फेमस एसे ऑन द सबलाइम दैट इज़ द लॉफ्टीनेस। ठीक है, बाथोस क्या होता है जिसका मतलब होता है डेप्थ। ठीक है, और इस डेप्थ के बारे में यहाँ अलेक्जेंडर पोप जो होता है पैरोडी करते हैं लॉन्जाइनस का फेमस एसे होता है ऑन द सबलाइम दैट इज़ लॉफ्टीनेस, जो बहुत विशालता और बहुत ही बड़े स्तर पर चीज़ें दिखाई जाती है, लेकिन उसी का पैरोडी अलेक्जेंडर पोप करते हैं। और अब अलेक्जेंडर पोप पैरोडी करके वर्क लिखते हैं। इनका जो वर्क होता है 1727 में एन एसे ऑन बाथोस ऑफ द आर्ट ऑफ सिंकिंग इन द पोइट्री। ठीक है, दिस इज़ द ये सबलाइम जो होती है ऑन द सबलाइम जो होता है लॉफ्टीनेस के लिए होता है, बट जब अलेक्जेंडर पोप इसकी पैरोडी करते हैं, पैरोडी जैसे उसकी मॉकरी करते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं, और जो उसकी स्टाइल्स होती है उसमें डीमीननेस लाते हैं एक तरीके से। ठीक है, उसको नीचे तबके का चीज़ें दिखाते हैं, तो वो होता है बाथोस। ठीक है, अब बाथोस का मतलब ही हम पढ़े हैं कि डेप्थ होता है, डेप्थ यानी कि, और बाथोस का प्रयोग लोग क्रिटिक्स से जो है करते हैं किसी भी बहुत अच्छे वर्क्स को और डीमीन तरीके से, और उसको उसका मतलब कि उस पर मॉकिंग करना, उसको और पैरोडी करना उस पर। ठीक है, और उस पर मतलब वर्क लिख करके एक पैरोडी करना उस वर्क का, तो वो क्या कहलाता है, आपका बाथोस कहलाता है। तो ये बेस्ट एग्जाम्पल यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, आगे जाते हैं। विथ मॉक solemnity पोप assures his readers that he undertake to lead them as it were by the hands, the gentle downhill way to Bathos, the bottom, the end, the central point, the non प्रेजल्ट्रा ऑफ ट्रू मॉडर्न पोइजी। तो यहाँ पे यही कहते हैं कि जो रीडर्स जो होते हैं उनको अश्योर करते हैं कि जो आप चीज़ें ले रहे हैं, बहुत ही अपने हाथों में कोई भी चीज़ें पढ़ने के लिए ले रहे हैं, तो बहुत पढ़ते हैं तो बहुत पढ़ा दिखाया जाता है, उसमें बहुत विशालतम चीज़ें दिखाई जाती हैं। ठीक है, तो उसको एकदम बाथोस यानी कि डेप्थ की तरीके से, गहराई और बॉटम और उसके एंड को एकदम बॉटम तरीके से ट्रीट करना ही, सेंट्रल पॉइंट्स को ट्रीट करना ही ये मॉडर्न पोइजी का एक कला होता है। और पोप यहाँ पे रीडर्स को अश्योर करते हैं कि आप किसी भी वर्क को पैरोडी कर सकते हो, उसकी मॉकिंग कर सकते हो, बहुत विशाल तरीके से अगर लिखी गई है तो उसको बहुत ही डेप्थ तरीके से उसको उसके बॉटम चीज़ों को पकड़ करके उसकी पैरोडी से कर सकते हो, आप उस पर मॉकिंग कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे ये इनका कहने का मतलब होता है। अब पॉइंटेड चीज़ें हम देख लेते हैं। एक स्लोगन आता है, फॉर गॉड, फॉर कंट्री एंड फॉर येल।
ईश्वर के लिए, कंट्री के लिए, नील के लिए, ठीक है। ये एक स्लोगन है। ये कैसी स्लोगन है? ये पैथेटिक स्लोगन है, ठीक है। बिकॉज इट मूव्स टू इंटेंट क्लाइमेक्स, क्योंकि ये जो पैथेटिक मूवमेंट होता है वो क्लाइमेक्स में चला जाता है। अब क्लाइमेक्स क्या होता है? दैट इज असेंडिंग सीक्वेंस ऑफ द इम्पोर्टेंस। ये असेंडिंग सीक्वेंस होता है, ठीक है। जैसे कि हम पढ़ते हैं, जब ड्रामा पढ़ते हैं तो ड्रामा में एक होता नहीं कि एक्सपोजिशन होता है या बिगनिंग होती है, फिर क्या होता है? क्लाइमेक्स होता है, देन क्या होता है? एंटी क्लाइमेक्स होता है, और उसके बाद कंक्लूजन होता है। ये मोटे मोटे पॉइंट्स मैंने बताए हैं और इसके अंदर पॉइंट्स होते हैं। तो क्या होता है कि 3/4 लेयर का एक वो होता है, ठीक है, पिरामिड स्टाइल होती है। ये हो गया, ऐसे होता है। यहाँ पे एक्सपोजिशन होगा। ये जो असेंडिंग ऑर्डर है, दिस इज़ कॉल्ड क्लाइमेक्स, दिस इज़ कॉल्ड क्लाइमेक्स। और ये इसे यहाँ असेंडिंग पीक में पहुँच जाने के बाद कोई स्टोरी, उसका फिर क्या होता है? अंत होता है। जैसे किसी भी व्यक्ति का जब मतलब कि प्रसिद्धि मिलती है तो एक पीक टाइम होता है। पीक टाइम के बाद में उससे सफलता या फिर प्रसिद्धि मिलती है, फिर उसके बाद उसका डाउनफॉल होने लगता है। सो ये जो डाउनफॉल होता है उसी को एंटी क्लाइमेक्स बोल सकते हैं, या फिर पैथोस बोल सकते हैं, ठीक है। पैथोस बोल सकते हैं, एंटी क्लाइमेक्स भी बोल सकते हैं। तो दिस इज कॉल्ड एंटी क्लाइमेक्स। जो यहाँ से डिसेंडिंग ऑर्डर में आता है एंटी क्लाइमेक्स होता है या फिर पैथोस होता है, और ये असेंडिंग ऑर्डर जो होता है वो क्लाइमेक्स होता है। यहाँ पे यही बोला जाता है द गॉड, द कंट्री एंड फॉर येल, ठीक है। तो पहले गॉड आते हैं, कंट्री ऑफ द येल। ये पैथेटिक फॉर्म है, स्लोगन है। बट आपका जो वो है क्लाइमेक्स क्या होता है? क्लाइमेक्स असेंडिंग सीक्वेंस विद द सपोर्टर। दैट मीन्स ये इस तरीके से जाएगा, ठीक है, ऊपर की तरीके से जाएगा। डिसेंडिंग इस तरीके से आएगा, डेप्थ इस तरीके से होगा, असेंडिंग इस तरीके से होगा। दिस इज क्लाइमेक्स एंड दिस इज क्लाइमेक्स एंड दिस इज क्या होता है? ये आपका पैथोस बोल लो, ठीक है, या फिर एंटी क्लाइमेक्स बोल लेते हैं, ठीक है। अब देखते हैं क्लाइमेक्स। क्लाइमेक्स क्या होता है? दैट इज एन असेंडिंग सीक्वेंस ऑफ इम्पोर्टेंस इन इट्स हेटोरिकल ऑर्डर बट अनइंटेंडेड डिसेंट इन इट्स रेफरेंस, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपको बस दिमाग में ये रखना है कि क्लाइमेक्स का मतलब होता है असेंडिंग ऑर्डर। किसी भी स्टोरी की असेंडिंग या फिर उसकी पीक पर दिखाना, किसी चीज़ को पीक पे दिखाना, वो आपकी असेंडिंग होती है या फिर असेंडिंग होती है, बोल सकते हैं क्लाइमेक्स होता है, ठीक है। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं, वो देख लेते हैं। द प्रिल्यूड 1805 बुक 9। William Wordsworth, after recounting at length the tale of star-crossed lovers Vandra Kaur and Julia, tells how Julia died, leaving Vandra Kaur to raise their infant son. यहाँ पे ये बुक प्रिल्यूड जो होता है आपके पीजीटी के लिए भी इम्पोर्टेंट है, टीजीटी के लिए ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे बुक 9 के बारे में जो 1805 में आई है, ये प्रिल्यूड जो लिखी गई है उस पर वर्ड्सवर्थ दो एक तरीके से कैरेक्टर्स के बारे में बताते हैं। एक लेंथ मतलब कि टेल को बताते हैं, स्टार क्रॉस्ड लवर के बारे में, वनरा कौर एंड जूलिया के बारे में बताते हैं। ये कुछ लाइंस होती हैं, इसको देख लेते हैं। इट कंसोल्ड हिम हेयर टू अटेंड अपॉन द ऑर्फन एंड परफॉर्म द ऑफिस ऑफ ए नर्स टू हिज यंग चाइल्ड विच आफ्टर अ शॉर्ट टाइम बाई सम मिस्टेक और indiscretions of the father died. तो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन्स फॉर योर टीजीटी एग्जामिनेशन। टीजीटी एग्जामिनेशन बहुत ज़्यादा गहराई से पूछते हैं, तो यू हैव टू रिमेंबर ऑल दीज थिंग्स, ठीक है। आगे आ जाते हैं। एंटी क्लाइमेक्स क्या होता है, ठीक है। एंटी क्लाइमेक्स क्या होता है? एंटी क्लाइमेक्स इज समटाइम्स एम्प्लॉयड एज एन इक्विवेलेंट ऑफ पैथोस। मतलब कि इक्विवेलेंट, पैथोस का ही इक्विवेलेंट है, एक बराबर है पैथोस के, बट इन ए मोर यूज़फुल एप्लीकेशन। लेकिन इसका यूज़फुल बहुत ज़्यादा इसका यूज़ होता है, ठीक है, इसका यूज़ बहुत ही ज़्यादा होता है। इसका यूज़ बहुत ही ज़्यादा होता है। तो क्या है देख लेते हैं कि हाँ, यूजफुल एप्लीकेशन। एंटी क्लाइमेक्स इज नॉन डेरोगेटरी एंड denotes a writer's deliberate drop from the serious and elevated to the trivial and lowly in order to achieve a comic or satiric effect। तो एंटी क्लाइमेक्स में क्या होता है कि यूज़फुल इफ़ेक्ट यहाँ पे पैथोस के इक्विवेलेंट तो होता ही है, बट इसमें क्या होता है हास्यपूर्ण चीज़ों को यूज़ किया जाता है। किसी भी सीरियस और बहुत ही ट्राइबल एंड लोली, मतलब कि किसी भी सीरियस
चीज़ को बहुत ही कॉमिकली, ठीक है, कॉमिकली दिखाई जाती है, उसमें सटारिक इफ़ेक्ट होता है। तो ये आप दिमाग में रखिएगा, ठीक है, कि एंटी क्लाइमेक्स में एक पैथोस के अलावा एक डिफरेंस होता है कि पैरेललिज्म तो होता है, यानी कि इक्विवेलेंट पैथोस के इक्विवेलेंट होता है एंटी क्लाइमेक्स, बट यहाँ पे क्या होता है, नॉन डेरोगेटरी and denotes a writer's deliberate drop from the serious and elevated tribal, हाँ, तो एक सीरियस और एलिवेटेड ट्राइबल और लोली इन ऑर्डर, ठीक है, ये क्या होता है, ऑर्डर में बहुत लो होता है और ड्रॉप दिखाया जाता है किसी सीरियस सिचुएशन में, और टू अचीव कॉमिक एंड सटारिक इफेक्ट, किस लिए, अचीव करने के लिए, कॉमिक सटारिक इफेक्ट अचीव करने के लिए नॉन डेरोगेटरी शब्दों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, राइटर उसको आनंद के लिए उसका यूज़ करता है, ठीक है, नॉन डेरोगेटरी शब्दों का यूज़ आनंद के लिए करते हैं, उसमें सटारिक इफेक्ट लाने के लिए, उसमें कॉमेडी लाने के लिए, कॉमिक इफेक्ट लाने के लिए उसका यूज़ करता है, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड एंटी क्लाइमेक्स। यहाँ पे जैसे एक एग्जांपल दे देते हैं कि टॉमस ग्रे का मॉक हीरोइक ओड है, ओड ऑन द डेथ ऑफ फेवरेट कैट, ठीक है। यहाँ पे आप क्या समझेंगे क्या है, मतलब कि ग्रे, मतलब कि आप ओड लिख सकते हैं, ह्यूमैनिटी भी लिख सकते हैं, किसी आपके बेस्ट फ्रेंड की डेथ हुई है उसके ऊपर लिख सकते हैं, ठीक है, या फिर आप जो दोस्त हैं, माँ है, बाप है, इनके ऊपर लिख सकते हैं, लेकिन ही रोट एक मॉक हीरोइक ओड लिखते हैं जो किस पे, फेवरेट कैट पे, अपनी फेवरेट कैट पे लिखते हैं। तो यहाँ पे कहते हैं द कैट हैंड ड्रोन्ड व्हेन शी टायर्ड टू कैच अ गोल्डफिश ग्रेवली इंसर्ट हिज मॉर्टल ऑब्जर्वेशन, what female hurt can gold despise, what scares cats ours to fish. This is important example for the anticlimax, ये देखते रहिए। और यहाँ पे दूसरी लाइन है, डॉन जुआन की लाइन है, बर्न यूज एंटी क्लाइमेक्स टू डिफ्लैट द वुड बी गैलेंट्री ऑफ जुआन्स फादर, अ बेटर कैवेलियर नेवर माउंटेड हॉर्स और बीइंग माउंटेड एवर गॉट डाउन अगेन। एंटी क्लाइमेक्स, ये दोनों लाइन्स आप दिमाग में इसलिए रखिए क्योंकि एग्ज़ाम में आपके जैसे कि फिगर ऑफ स्पीच पूछते हैं तो वहाँ पे ये काम आ सकते हैं, तो ये लाइन्स आप दिमाग में रखिए एंटी क्लाइमेक्स में, ओके। अब आ जाते हैं बीट राइटर्स, ठीक है। बीट राइटर्स क्या है? Beat writers identifies a loose-knit group of poet and novelist. बीट का मतलब जानते हैं, पीटना, तो ये बहुत ही उस तरीके के व्यक्ति हैं जो ड्रंकार्ड होते हैं और पियक्कड़ लोग होते हैं और मतलब कि रोड साइडर लोग होते हैं, तो वो लोग जो वर्क्स को लिखते हैं, ठीक है, सोसाइटी के जितने भी रूट्स होते हैं, रिचुअल्स होते हैं, कल्चर्स होते हैं, उसके अगेंस्ट में वैल्यूज़ होते हैं, उसके अगेंस्ट में जो वर्क्स लिखते हैं वही राइटर्स जो होते हैं बीट राइटर्स कहलाते हैं, ठीक है। ये आपका बात है 1950 से लेकर के 60 तक की, अर्ली 60 तक की टाइम पीरियड होता है। तो ये पोएट नॉवलिस्ट कैसे होते हैं, लूज नेट ग्रुप होती है, हु शेयर अ सेट ऑफ सोशल एटीट्यूड्स, जो सोशल एटीट्यूड्स को शेयर करते हैं, एंटी स्टैब्लिशमेंट, एंटी पॉलिटिकल एंड एंटी इंटेलेक्चुअल, अपोज टू द प्रिवेलिंग कल्चर, लिटरेरी एंड मोरल वैल्यूज़। सो ये राइटर्स कैसे होते हैं कि समाज में जो कल्चर्स है, लिटरेरी टर्म है या फिर मोरल वैल्यूज़ है, उसके अपोज में जो वर्क्स लिखते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड बीट राइटर्स, ठीक है। आगे हैं इन द फेवर ऑफ इनफैटर्ड सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ एक्सप्रेशन। तो ये अपने अनफेटर्ड अपने सेल्फ रियलाइजेशन में, इनको जो रियलाइज़ होता है, सेल्फ एक्सप्रेशन को अपने इस वर्क्स में दिखाते हैं। ज़्यादा दिन तक बेचारे चल नहीं पाते हैं, पिट जाते हैं, ठीक है। इसी टाइम पे जैज म्यूज़िक और ये जो वर्क्स लिखते थे वो कॉफ़ी हाउसेस परफॉर्म कहाँ किया जाता है, कॉफ़ी हाउसेस में, पब्लिक प्लेसेस में परफॉर्म किया जाता था, किसके साथ में, ड्रम और जैज़ के साथ में, ठीक है। बीट राइटर्स के जो पोएम्स थे, ठीक है, जो वर्क्स थे, उसको परफॉर्म किया जाता था कॉफ़ी हाउसेस में, पब्लिक प्लेसेस में, और ये ड्रम और जैज़ के साथ में, जैज़ म्यूज़िक के साथ में वो किया जाता था, मतलब कि परफॉर्म किया जाता था, ठीक है। अब ये एक जैज़ शब्द आया तो एक दिमाग में है कि जैज़ मूवमेंट, ठीक है, हाँ। तो जैज़ जो मूवमेंट होता है, फिट्ज़जेराल्ड जो होते हैं, ठीक है, फिट्ज़जेराल्ड जो होते हैं वो जैज़ मूवमेंट का एक तरीके से स्टार्टिंग करते हैं, वो क्वाइनर भी होते हैं। जैज़, जब जैज़ शब्द का को कॉइन किसने किया है, तो फिट्ज़जेराल्ड होते हैं, ठीक है, ये क्वाइट करते हैं।
चलिए आगे, ये छोटी सी चीज़ें हैं, इसको मैं क्लैरिफाई करके लास्ट में बता दूँगी, ठीक है, या फिर नेक्स्ट वीडियो में बता दूँगी। हाँ, तो यहाँ पे बताया बीट वॉज यूज टू सिग्नल फॉर बोथ बीटन डाउन दैट इज़ टू बी ऑप्रेसिव कल्चर टू द टाइम, ठीक है। तो बीट राइटर्स बीट शब्द उसके लिए यूज़ करते हैं जो अपने जो ऑप्रेसिव कल्चर्स होते हैं उस टाइम के, उसको पीटते हैं, यानी कि उस कल्चर्स के बारे में तमाम प्रकार की चीज़ें को बताते हैं कि ये कल्चर ऐसा, वो कल्चर ऐसा, ठीक है। तो ये होता है बीट राइटर। बैटिफिक मेनी ऑफ द बीट राइटर्स कल्टिवेटेड static states by way of Buddhism, Jaivism, and Christian mysticism, and a drug that is induces visionary experiences। तो यहाँ पे और बैटिफिक का मतलब, बीटफिक का मतलब क्या होता है कि बहुत ही सारे राइटर्स जो होते हैं अपनी स्टेट्स को बुद्धिज़्म, जैविज़्म और क्रिश्चियन मिस्टिसिज्म के थ्रू अपनी स्टेट कल्टीवेट करते हैं, अपने माइंड को कल्टीवेट करते हैं और सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ एक्सप्रेशन जो होता है उन सब चीज़ों को पढ़ करके उसको अपना अभिव्यक्त करते हैं अपने वर्क्स में, ठीक है, अपने एक्सपीरियंस को अपने वर्क्स में व्यक्त करते हैं। ये कहते हैं कि ये सब चीज़ें क्या है, एक ड्रग की तरह हैं। ये सारी चीज़ें क्या हैं, बुद्धिज़्म के जो क्रिश्चियनिज़्म होता है, मिस्टिसिज्म होता है, जैविस के जो कल्चर्स हैं, ये सब क्या है, एक ड्रग की तरह है जो लोगों के दिमाग में भर गया है, ठीक है। तो इस तरीके से इनका बताने का मतलब होता है। कुछ राइटर्स हैं, बीट राइटर्स हैं, उनको देख लेते हैं। एलन गिन्सबर्ग, ग्रेगरी कॉर्सो, लॉरेंस फर्लिंगेटी, नॉवलिस्ट होते हैं विलियम बरॉक्स, जैक करॉक्स। गिन्सबर्ग का हाउल आता है वर्क, ये तो एक सेंट्रल बीट अचीवमेंट होता है, ठीक है। तो ये वर्क थोड़े जो राइटर्स हैं आप उनको दिमाग में रखिए कि एलन गिन्सबर्ग, ग्रेगरी कॉर्सो, लॉरेंस फर्लिंगेटी एंड विलियम बरॉक्स, जैक करॉक्स, ठीक है। A 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। कुछ ये लोग हैं, इनको आप दिमाग में रखिए कि 5 लोग होते हैं, और भी और आगे आते हैं, लेकिन इनको आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। ये आप हो गए बीट राइटर्स। तो बीट राइटर्स के बारे में हम क्या पढ़े कि वो व्यक्ति होते हैं, बीट राइटर्स वो होते हैं जो ड्रगिस्ट होते हैं और जो कल्चर्स और रूट्स और जो मिस्टिसिज्म्स होते हैं, हमारे समाज के कल्चर्स होते हैं, रिचुअल्स होते हैं, उसके ऊपर जो वर्क्स लिखते हैं तो वो बीट राइटर्स होते हैं। ज़्यादा दिन तक बेचारे चल नहीं पाते हैं, इसलिए बस 1950 से लेकर 1960 तक का ही इनका टाइम पीरियड चला है। अब आ जाते हैं बायोग्राफी के बारे में, ठीक है। बायोग्राफी लेट इन द 17th century, जॉन ड्राइडन डिफाइंड बायोग्राफी नीटली एज द हिस्ट्री ऑफ पर्टिकुलर मेंस लाइफ। तो ड्राइडन क्या कहते हैं कि बायोग्राफी क्या होती है, हिस्ट्री ऑफ पर्टिकुलर मेंस लाइफ, किसी पर्टिकुलर व्यक्ति की लाइफ के बारे में लिखना ही क्या होता है, हिस्ट्री का इतिहास ही बायोग्राफी कहलाता है। ये जॉन ड्राइडन डिफाइन करता है, ठीक है। तो ये दिमाग में आप रखिए। हाँ, और कुछ यहाँ पे वर्क्स हैं, ठीक है, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। हाजियोग्राफी देखते हैं क्या है, ठीक है। हाजियोग्राफी Hagiography, the stylized lives of Christian saints, often based more on pious legend than on fact। तो hagiography क्या होती है, hagiography वो होती है जो क्रिश्चियन सेंट्स के लाइफ के बारे में लिखा जाए, ठीक है, उनके पाइस लीजेंड्स के बारे में, उनके फैक्ट्स के बारे में लिखा जाए, तो वही हेजियोग्राफी होती है। तो हेजियोग्राफी में यही दिमाग में रखिए, क्रिश्चियन सेंट्स के बारे में लिखा जाता है, जो पाइस लीजेंड्स होते हैं और उनके फैक्ट के बारे में, वो कैसे लाइफ जीते हैं, क्या करते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, कैसे उपदेश देते हैं, वो सब चीज़ें लिखी जाती हैं, उनके लाइफ के बारे में पूरी लिखी जाती है, क्रिश्चियन सेंट्स के लाइफ के बारे में लिखी जाती है, तो वही आपकी हेजियोग्राफी हो जाती है, ठीक है। और कुछ वर्क्स हैं जैसे कि सैमुअल जॉनसन का ये है लाइफ्स ऑफ इंग्लिश पोइट्स, ठीक है, इंग्लिश बायोग्राफी, जेम्स बोसवेल लाइफ ऑफ सैमुअल जॉनसन लिखते हैं। ये बायोग्राफी वगैरह है, उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें देखेंगे बस, ठीक है। आगे जाते हैं ऑटोबायोग्राफी क्या होती है। ऑटोबायोग्राफी इज़ अ बायोग्राफी रिटन बाय सब्जेक्ट अबाउट हिमसेल्फ और हरसेल्फ। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, ठीक है, ऑटो का मतलब सेल्फ, दैट मीन्स कि एक वर्क जो कि अपने आप के द्वारा लिखी जाती है उसी को ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। इट इज़ टू बी डिसइंटिग्यूज्ड फ्रॉम द मेमोयर।
in which the emphasis is not on the author's developing self but on the people and events that the author has known or witnessed, and also from the private diary or journals. ठीक है, तो बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी का मतलब समझे कि एक ऐसा वर्क, एक ऐसी किताब जो कि अपनी खुद के द्वारा लिखी जाती है, तो वो ऑटोबायोग्राफी होते हैं। मेमोर क्या होता है, जो ऑथर होता है, ऑथर किसी इवेंट्स के बारे में, लोगों के बारे में, जो उसकी आंखों देखी चीज़ें होती हैं उसके बारे में जो लिखते हैं वो मेमोर्स होता है। ठीक है, और वो प्राइवेटली कहाँ पे लिखे जाते हैं, प्राइवेटली वो जर्नल्स होते हैं, डायरीज़ में लिखे जाते हैं। ठीक है, उसको सिस्टमेटिक तरीके से लिख देना ही मेमोर कहलाता है। अब जनरल डायरीज़ में क्या होता है कि अब जनरल डायरी में क्या लिखे जाते हैं, ये आगे बताया गया कि विच इज़ अ डे टू डे रिकॉर्ड ऑफ द इवेंट्स ऑफ द वंस लाइफ। जनरल डायरी में क्या होता है, खुद के जीवन में या फिर किसी के जीवन में जो जनरल रिकॉर्ड होता है, डे टू, एक दिन पर दिन प्रतिदिन के जो इवेंट्स होते हैं वो लिखे जाते हैं, उसी को कहते हैं डायरी या फिर जनरल। ठीक है, उसी को डायरी या फिर जनरल लिखते हैं, बोलते हैं। रिटन फॉर, हाँ देखो, रिटन फॉर पर्सनल यूज़ ऑफ सेटिस्फेक्शन। और ये जनरल और डायरी किसके लिए लिखा जाता है, पर्सनल यूज़ ऑफ एंड सेटिस्फेक्शन के लिए यूज़ होता है, विथ लिटिल और नो थॉट ऑफ पब्लिकेशन। और ये जो डायरी और जनरल होता है वो इस विचार में नहीं लिखा जाता है कि इसको हम पब्लिश करवाना है। ठीक है, इस विचार में नहीं लिखा जाता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया जनरल और डायरी। मेमोरी क्या होता है, मेमोरी जो होता है, मेमोर में ऑथर अपने आप को नहीं बताता, वो लोगों के और समाज में जो पीपल्स होते हैं और समाज के जो इवेंट्स होते हैं मेमोर में वो लिखे जाते हैं। ठीक है, जो ऑथर के द्वारा खुद की आंखों के द्वारा देखा जाता हो। ठीक है, समाज में जो चीज़ें इवेंट्स हो रही हैं, जो लोगों के साथ हैं हो रही हैं, वो आंखों देखी चीज़ें जो लिखी जाती हैं, और वो आपको देखिए राइटर अपने लाइफ के बारे में ना लिख करके पीपल्स के लाइफ के बारे में, जो सोशल इवेंट्स होते हैं उसके बारे में जो लिखा जाता है उसे मेमोयर कहते हैं। डायरी जर्नल्स क्या होता है, डे टू डे रिकॉर्ड होता है आप किसी के भी लाइफ का। ठीक है, किसी के भी वंस लाइफ है तो किसी के भी लाइफ के इवेंट्स में, किसी की लाइफ में जो भी इवेंट्स होते, घटनाएं होती हैं डे टू डे लाइफ के बारे में, वो जो लिखी जाती हैं उसमें डायरी में लिखे जाते हैं और जर्नल्स में लिखे जाते हैं। ठीक है, लिखा जाता है वो सिर्फ पर्सनल यूज़ के लिए, पर्सनल यूज़ एंड सेटिस्फेक्शन के लिए लिखा जाता है, और उस डायरी और जर्नल को पब्लिश कराने के विचार में नहीं लिखा जाता है। ठीक है, ये दिमाग में रखना है। अब आगे आ जाते हैं, यहाँ पे कुछ जैसे वर्क्स, डॉर्थी वर्ड्सवर्थ का रिमार्केबल जनरल। डॉर्थी वर्ड्सवर्थ अपना जर्नल्स लिखी थी। ठीक है, और सैमुअल पेपीज की डायरीज़ बहुत ही फेमस है। जॉन एवलन 18th सेंचुरी जर्नल्स ऑफ द जेम्स बॉस्वेल। तो जॉन एवलन भी लिखते हैं 18th सेंचुरी के जर्नल्स ऑफ जेम्स बॉस्वेल होता है ये। ठीक है, तो ये कुछ वर्क्स हैं, मतलब कि राइटर्स के वर्क्स हैं जो कि लिखे गए हैं। और एक ऑटोबायोग्राफी होती है जैसे कि कन्फेशंस ऑफ सेंट अगस्टीन। ठीक है, ये होता है। ठीक है, अब ये हम देख लिए कि बायोग्राफी क्या होती है, हैजियोग्राफी क्या होती है, ऑटोबायोग्राफी क्या होती है, मेमोयर, डायरी एंड जनरल। अब देखते हैं स्पिरिचुअल ऑटोबायोग्राफी क्या होती है। ठीक है, स्पिरिचुअल ऑटोबायोग्राफी centers on what became the crucial experience in Christian autobiography. The author engaged mental crisis and recovery and conversion in which he discovered his Christian identity and religious vocation. ठीक है, तो स्पिरिचुअल ऑटोबायोग्राफी वो होता है जो सेंटर करता है क्रूशियल एक्सपीरियंस के बारे में। क्रिश्चियन ऑटोबायोग्राफी होती है। ठीक है, ये क्रिश्चियन ऑटोबायोग्राफी होती है और क्रूशियल एक्सपीरियंस के बारे में लिखी जाती है। यानी कि जब कन्वर्जन होता है, ठीक है, जब कोई कैथोलिक बनता है या फिर सेंट बनता है, तो जो वो कन्वर्जन होता है, कन्वर्जन के टाइम पे जो वो फील करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं उस रिलीजियस वोकेशन के थ्रू, उस क्रिश्चियन आइडेंटिटी के थ्रू, जब वो जो फील करते हैं उस एक्सपीरियंस को लिखना ही स्पिरिचुअल ऑटोबायोग्राफी कहलाती है। ठीक है, आपकी स्पिरिचुअल ऑटोबायोग्राफी कहलाती है। ठीक है, कैथोलिक में मतलब कि क्रिश्चियनिटी में ये होता है कि रिलीजियस वोकेशन पर ये चीज़ें होती हैं, जो एक्सपीरियंस लोग करते हैं उसी को स्पिरिचुअल, उस चीज़ को लिखना ही स्पिरिचुअल ऑटोबायोग्राफी कहलाती है। और यहाँ पे जैसे कि माइकल डी मॉन्टेन का एस्से है। ठीक है, 1580 में पब्लिश होती है। और कुछ और सेकुलर ऑटोबायोग्राफी हैं, रूसो का कन्फेशंस है,
गॉडी का डिक्टम वैन हर्ट है, ये कुछ वर्क्स हैं, ठीक है। मतलब कि फोकस में रखिए, और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन हाँ ठीक है। हाँ, मॉन्टेन किस लिए जाने जाते हैं ये बता दीजिए। तो ये मॉन्टेन जो होते हैं फादर ऑफ एस्से हैं, ठीक है। फादर ऑफ एस्से अगर बोला जाए तो मॉन्टेन है, ये दिमाग में आप रखिएगा। प्रिंस ऑफ इंग्लिश एस्से बोला जाता है चार्ल्स फॉम्पसन। अब आगे देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए प्रिल्यूड भी ऑटोबायोग्राफी के वर्क में आती है, जो कि 1805 में कंप्लीट की गई थी, लेकिन पब्लिश हुई थी 1850 में। हाँ, जेम्स जॉयसी का पोर्ट्रेट ऑफ ए आर्टिस्ट एज ए यंग मैन 1815 में लिखा गया था, ये भी इम्पोर्टेंट है। और राल्फ इमर्सन का है ये इनविंसिबल मैन, ये भी इम्पोर्टेंट है। ये कुछ वर्क्स हैं। तो ऑटोबायोग्राफी में हमने ये चीज़ें देखी हैं। अब आप देखते हैं कि ब्लैक आर्ट मूवमेंट क्या होता है। ब्लैक आर्ट मूवमेंट, द ब्लैक आर्ट मूवमेंट designates a number of African American writers whose work was shaped by the social and political turbulence of 1960s, the decade of the massive protest against the Vietnam War, demands for the rights of African American that led to repeated and sometimes violent confrontation and the riots and burning in Los Angeles, Detroit। तो मोटा मोटा चीज़ इसमें देखते हैं। ब्लैक आर्ट मूवमेंट क्या होता है। ब्लैक आर्ट मूवमेंट जो होता है अफ्रीकन अमेरिकन राइटर्स के थ्रू किया जाता है, और यहाँ पे सोशल पॉलिटिकल जो चेंजेस होते हैं, ठीक है, टर्बुलेंस इसमें आते हैं, उसके बारे में होता है। यहाँ पे बहुत सारी बर्निंग, लॉस एंजल्स में बर्निंग होती है, ये चीज़ें होती हैं। तो ब्लैक आर्ट मूवमेंट आप ये दिमाग में रखिए किसके लिए होता है, अफ्रीकन अमेरिकन राइटर्स के लिए होता है। कब स्टार्ट हुआ था, तो यहाँ पे 1960s में स्टार्ट होता है। ये दिमाग में पॉइंटेड चीज़ें रखिए, और बाकी सारी चीज़ें इतने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। आगे देख लेते हैं ब्लैक एस्थेटिक क्या होती है, देख लेते हैं ये। तो यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ये देख लेंगे। ब्लैक एस्थेटिक that was voiced or supported by the writer in the movement rejected as aspect of domination by white culture, ठीक है। तो वाइट कल्चर्स के द्वारा, यानी कि जो गोरे काले का भेद होता था अमेरिका में, तो उसी के अगेंस्ट में ये ब्लैक आर्ट मूवमेंट स्टार्ट होता है, ठीक है। उसी के अगेंस्ट में ब्लैक आर्ट मूवमेंट स्टार्ट होता है। अब ब्लैक एस्थेटिक क्या होता है, यहाँ पे आवाज़ उठाई जाती है किसके लिए, राइटर्स के लिए। उन राइटर्स के द्वारा आवाज़ उठाई जाती है, उनको सब ब्लैक आर्ट मूवमेंट के राइटर को सपोर्ट किया जाता है, उनका जो भी कल्चर होता है, ठीक है, जो कि रिजेक्ट किया जा रहा था वाइट कल्चर्स के थ्रू, यानी कि वाइट पीपल्स के थ्रू जो रिजेक्ट किया जा रहा था। क्योंकि बहुत ही काले गोरे के भेद में क्या होता था, ब्लैक बुरे हैं, ब्लैक अच्छा नहीं है, उनको एक तरीके से सप्रेस किया जाता था, ठीक है। तो वो उभर के सामने आए, अपने लिए खुद लड़े, और जैसे राइटिंग करने में वो अपना अधिकार मांग रहे थे कि भाई हमको भी हक है, हम राइट कर सकते हैं किसी भी चीज़ के बारे में, अपने लाइफ के बारे में, अपनी सिचुएशंस के बारे में। बट जो वाइट्स लोग होते थे वो दे डू नॉट अलाउ, ठीक है, वो अलाउ नहीं करते थे। तो जब अलाउ नहीं करेंगे तो फिर वो भसड़ तो निकलेगी ही ना। तो यहाँ पे जो चीज़ें होती हैं तो यहीं से स्टार्ट होती हैं। अब आगे देख लेते हैं इनके मूड्स क्या होते हैं। जैज एंड ब्लूज डीलिंग विद स्पेशली विद द लाइफ्स ऑफ एंड कंसर्न ऑफ लोअर क्लास ब्लैक एंड एड्रेस टू द ब्लैक मास ऑडियंस। यहाँ पे क्या होता है कि अमेरिकन जो राइटर्स 1950s के होते हैं वो ब्लैक एस्थेटिक में इस एक्सप्लोरेशन और एनर्जी को फ्रेशनेस, मतलब कि बहुत ताज़ा करते हैं, और इसके मूड को जैज एंड ब्लूज़ के थ्रू इसके मूड्स को रिदम किया जाता है, यानी कि अपनी वो मूवमेंट्स को भी म्यूज़िकली परफॉर्म करते थे। और वहाँ पे जो लोअर क्लास के ब्लैक्स होते थे, लोग होते थे, और ब्लैक ऑडियंस होती थी, कि उनको एड्रेस किया जाता था कि वी हैव राइट्स फॉर लिविंग एंड वी हैव राइट्स फॉर राइटिंग फॉर आवर सेल्फ, ठीक है। सो वो जो मूवमेंट होता है तो इन लोगों के लिए होता है, ठीक है। आगे आ जाते हैं। कुछ राइटर्स हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं। इमैनुअल अमीरी बराका, ठीक है, और एलन गिन्सबर्ग हैं। ये एलन गिन्सबर्ग वेट राइटर्स से भी बिलोंग करते हैं। मूव टू हार्लेम, ये हार्लेम चले जाते हैं।
यहाँ पे ही फाउंडेड द ब्लैक आर्ट रिपोर्टरी थिएटर स्कूल इन 1965। और यहीं पे एलन गिन्सबर्ग जो है हार्लेम में ही ब्लैक आर्ट रिपोर्टरी थिएटर और स्कूल फाउंड करते हैं 1965 में। ये पॉइंटेड चीज़ें हैं, ये दिमाग में रखिएगा। और बराका वॉज डिस्टिंग्यूज एज अ पोएट ड्रामाटिस्ट एंड हिज प्ले डचमैन इज ऑफन कंसिडर्ड एज एग्जाम्पलरी प्रोडक्ट ऑफ ब्लैक आर्ट अचीवमेंट। तो बराका का जो वर्क होता है, अमीरी बराका जो होते हैं, इमैनुअल अमीरी बराका जो होते हैं, वो इनका फर्स्ट जो वर्क होता है डच मैन, ये प्ले होता है, ये बहुत ही अचीवमेंट, मतलब कि ब्लैक आर्ट मूवमेंट्स का सबसे फर्स्ट अचीवमेंट होता है। ये कुछ वर्क्स हैं इम्पॉर्टेंट, आप रखिएगा। और ये जैज़ म्यूज़िक पर उनके लिटरेचर से क्रिटिक एंड लिटरेचर ऑफ बोथ एंड जैज़ म्यूजिक, नहीं पॉलिटिकल एसिस्ट होते थे, वो क्रिटिक होते थे और लिटरेचर के बारे में भी लिखे जाते थे एंड जैज़ म्यूजिक के बारे में भी वो लिखते थे। कुछ राइटर्स हैं यहाँ पे, इथररेज नाइट, सोनिया संजेव, हाकी मधुबूटी, निकी गुआनी, ये कुछ राइटर्स हैं लेकिन उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बट नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। अब आते हैं ब्लैंक वर्स। ठीक है, ब्लैंक वर्स पे आ जाते हैं। सॉरी, blank verse. Blank verse consists of lines of iambic pentameter, 5 stress iambic verse which are unrhymed, hence the term blank. Blank verse क्या होता है? iambic pentameter में लिखा जाता है और जिसमें 5 stress iambic verse होते हैं, which are unrhymed, और जो unrhymed होते हैं, इसीलिए इनको blank बोला जाता है, इसीलिए इनको ब्लैंक बोला जाता है। ठीक है, आगे है, ब्लैंक वर्स वॉज इंट्रोड्यूस बाय द अर्ल ऑफ सरे इन हिज ट्रांसलेशन ऑफ बुक सेकेंड एंड फोर्थ ऑफ वर्जिल्स एनीड द एनीड। तो जो ब्लैंक वर्स होता है वो इंट्रोड्यूस किसके द्वारा किया जाता है? अर्ल ऑफ सरे के द्वारा किया जाता है, जो कि वर्जिल्स के सेकेंड एंड फोर्थ बुक को, एनीड को ट्रांसलेट करते रहे थे, उस टाइम पे इसको इंट्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, आगे है, मैक्सवेल एंडरसन, टी.एस. इलियट, जॉन मिल्टन यूज्ड ब्लैंक वर्स फॉर एपिक पैराडाइज लॉस्ट 1667। तो काफ़ी सारे प्लेज में, जैसे मैक्सवेल का एंडरसन का हो गया, मैक्सवेल एंडरसन का हो गया, टी.एस. इलियट का हो गया, ये लोग अपने मतलब कि ब्लैंक वर्स का यूज़ करते थे अपने प्लेज में। और मिल्टन जो है अपनी एपिक पोएम जो कि पैराडाइज लॉस्ट है, इसमें ब्लैंक वर्स का यूज़ किए हैं। और जेम्स थॉमसन जो है अपनी फिलोसफिकल जो वर्क होता है सीजन्स में, इसका यूज़ किए हैं, ब्लैंक वर्स में ही लिखे हैं। वर्ड्सवर्थ की ऑटोबायोग्राफी जो प्रिल्यूड है 1805 में लिखी गई है एंड पब्लिश होती है 1850 में, तो उसमें भी ये ब्लैंक वर्स का यूज़ किया गया है। अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन आपकी इनकी आइडल ऑफ द किंग है, 1891 में आई है, इसमें भी ये ब्लैंक वर्स का यूज़ करते हैं। रॉबर्ट ब्राउनिंग का वर्क द रिंग एंड द बुक, ये भी ब्लैंक वर्स में लिखी गई है। टी.एस. इलियट का वेस्टलैंड, ये भी ब्लैंक वर्स में लिखी गई है। कॉलरिज का फ्रॉस्ट एट मिडनाइट, वर्ड्सवर्थ का टिंटन अवे, टेनिसन का टीयर्स आइडल टीयर्स विच इज़ आर इन ब्लैंक वर्स, ये ब्लैंक वर्स में लिखी हैं। डिवाइड इनटू 5 लाइन स्टैंजा, और इसमें 5 लाइन की स्टैंजाज हैं। ये पॉइंटेड चीज़ें हैं, आप इसको दिमाग में रखिएगा। ठीक है, ये पॉइंटेड चीज़ें हैं। बाकी यहाँ पे जितनी चीज़ें मैंने बताई हैं सब इंपॉर्टेंट हैं, ये सारे ब्लैंक वर्स में, जैसे वर्ड्सवर्थ का प्रिल्यूड ब्लैंक वर्स में है, लॉर्ड टेनिसन का, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन का आइडल ऑफ द किंग ब्लैंक वर्स में है, रॉबर्ट ब्राउनिंग का द रिंग एंड द बुक, ये भी ब्लैंक वर्स में है, और वेस्टलैंड भी ब्लैंक वर्स में लिखी गई है। आगे जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं, ये जो पॉइंट्स होते हैं, कॉलरिज का फ्रॉस्ट एट मिडनाइट, वर्ड्सवर्थ का टिंटन अवे, टेनिसन का टीयर आइडल टीयर, ये सब जो है आपके ब्लैंक वर्स में है। प्लस ये 5 लाइन स्टैंजाज होती हैं। ठीक है, यहाँ पे 5 लाइन स्टैंजाज हैं। और वेलेस स्टीवेंसन का भी संडे मॉर्निंग, जो वेलेस स्टीवेंसन का संडे मॉर्निंग है, ये भी ब्लैंक वर्स में लिखी गई है। ये पॉइंटेड चीज़ें हैं, सीधे जहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, आपके एग्जाम में। आगे आ जाते हैं वर्स पैराग्राफ क्या होता है, ये देख लेते हैं।
डिवीज़न इन ब्लैंक वर्स में, ब्लैंक वर्स पोएम में जो डिवीज़न होता है, ठीक है, यूज टू सेट ऑफ अ सर्टेन स्पेसेस आर कॉल्ड वर्स पैराग्राफ। तो किसी ब्लैंक वर्स में ही जो डिवीज़न होता है वही वर्स पैराग्राफ होता है। सी फॉर द एग्जाम्पल ऑफ मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट बिगिनिंग विद द ऑफ मैंस फर्स्ट डिसोबीडियंस and ending with and justify the ways of God to men. Also, the opening verse paragraph of the 22 lines in Wordsworth's Tintin हाँ 1798। यहाँ पे बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं टीजीटी, पीजीटी, एलटी और सब चीज़ों के लिए, मतलब सारे एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है यार। पॉइंट्स बता नहीं सकते कहाँ कहाँ के लिए इम्पॉर्टेंट है, लेकिन आपके टीजीटी पीजीटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे कि मिल्टन का पैराडाइज लॉस्ट जो होता है, वहाँ पे जो फर्स्ट लाइन ऑफ मैंस फर्स्ट डिसोबीडियंस स्टार्ट से हो करके एंड जस्टिफाई द वे ऑफ गॉड, ठीक है, यहाँ तक का जो लाइन होता है ये वर्स पैराग्राफ है। ये आपको दिमाग में रखना है कि ये जो पैराग्राफ हैं कहाँ कैसे पैराग्राफ है, वर्स पैराग्राफ हैं। और वर्ड्सवर्थ की जो टिंटन अबे होती है उसकी जो ओपनिंग लाइन होती है, ओपनिंग लाइन से 22 लाइन्स तक, ठीक है, ओपनिंग लाइन से लेकर के 22 लाइन तक की जो लाइन होती है, ये पूरा जो पैराग्राफ होता है वो वर्स पैराग्राफ होता है, ठीक है, वर्स पैराग्राफ होता है। जैसे स्टार्ट यहाँ से हुआ है, 5 years have passed 5 summers with a length of 5 long winters, and again I hear these waters rolling from their mountain spring with a salt my land inland murmur. This is the important line of Tintin Abbey and ओपनिंग लाइन ऑफ टिंटन अबे, ठीक है, ये आपको दिमाग में रखनी है चीज़ें। तो ब्लैंक वर्स में समझ में आ ही गया, वर्स पैराग्राफ आपको समझ में आ ही गया होगा। और अब चीज़ें हैं ब्लूम्सबरी ग्रुप के बारे में देखते हैं, इसके बारे में देख लेते हैं, छोटी सी चीज़ें हैं। ब्लूम्सबरी group is the name applied in an informal association of writers, artists and intellectuals, many of whom live in Bloomsbury, a residential district in the central London. तो ब्लूम्सबरी नाम का एक जगह होता है, एक रेजिडेंशियल एरिया होता है जहाँ के राइटर्स, आर्टिस्ट और इंटेलेक्चुअल्स जो है एक इनफॉर्मल एसोसिएशन के राइटर्स होते हैं, वो वर्क्स लिखते हैं, तो वही ब्लूम्सबरी ग्रुप हो गया, ठीक है, वही ब्लूम्सबरी ग्रुप हो गया। This group of friends began to meet around 1905 for conversations about the art and issue in philosophy. ये सारे ग्रुप जो है मिल करके डिस्कस करते थे फिलॉसफी के बारे में, जो आर्ट्स के बारे में मतलब कि बातें करते थे। Its members who opposed the narrow post-Victorian restriction in both art and morality include the novelist Virginia Woolf, E.M. Forster, the painter Duncan Grant, Vanessa Bell, Virginia Woolf's sister, influential art critic Clive Bell, Roger Fry, the iconoclastic biographer of Victorian personage Lytton Strachey, and the famed economist John Maynard Keynes, ठीक है, ये कुछ राइटर्स हैं जो कि हु अपोज द नारो पोस्ट विक्टोरियन रिस्ट्रिक्शंस। ये लोग ब्लूम्सबरी जो ग्रुप के राइटर्स होते हैं, ये लोग जो हैं इन सारे राइटर्स से अपोज होते थे। नॉवलिस्ट वर्जीनिया वुल्फ, एम फॉस्टर, पेंटर डंकन ग्रांट एंड वेनेसा बेल, ये लोग ब्लूम्सबरी जो राइटर्स होते हैं वो इन लोग के अपोज में होते थे। तो इन लोग के अपोज में जो वर्क्स लिखे जाते थे, सो यही लोग जो होते हैं ये अपोज में लिखते थे, ठीक है, ये अपोज में लिखते थे, वर्क्स जो है अपोज में लिखते थे। ये पेंटर्स होते हैं, कोई आर्किटेक्चर होते हैं, कोई आइकनोक्लास्टर होता है, ठीक है, ये लोग अपोज में जो मतलब कि सेंट्रल लर्निंग की जो चीज़ें हो रही होती हैं उसके अपोज में लिखते हैं, तो वही ब्लूम्सबरी ग्रुप कहलाता है। ये इन राइटर्स के बारे में आप दिमाग में रखिएगा, ठीक है, वेनेसा बेल और डंकन ग्रांट, इन राइटर्स के बारे में, ये सारे ब्लूम्सबरी ग्रुप से बिलोंग करते हैं। आगे आ जाते हैं Bombast denote a wordy and inflated diction that is patiently disappropriate to the matter that is signifies। Bombast का मतलब ही क्या होता है कि भड़ाक से जो एकदम बहुत ही ब्लास्ट वाला साउंड करे, तो उसी को बम्बास्ट बोलते हैं। तो ये आपका ये मतलब कि डेफिनेशन है कि denotes a wordy inflated diction का यूज़ करना किसी वर्क में is patiently disappropriateness, और जो कि disappropriate हो, ठीक है, matter in the significance, ठीक है, ये वर्क्स होते हैं, मतलब कि इनअप्रोप्रिएट शब्दों का प्रयोग करना किसी वर्क में ही बम्बास्ट कहलाता है। ये दिमाग पे आपको रखना है।
यहाँ पे एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, ठीक है। हाँ, यहाँ पे ये देख लेते हैं, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। बम्बास्ट ओरिजिनली मीन्ड कॉटन स्टफिंग। बम्बास्ट का ओरिजिनल मीन क्या होता है? कॉटन स्टफिंग होता है। इन एलिजाबेथन टाइम्स केम टू बी यूज एज ए मेटाफर फॉर ओवर एलाबोरेटेड स्टाइल। और ये एलिजाबेथन यूज में ओवर एलाबोरेटेड स्टाइल के लिए मेटाफर के तौर पे इसका प्रयोग किया जाता था, ठीक है। ये पॉइंटेड चीज़ें हैं, ये दिमाग में आप रखिएगा, ठीक है। आज के लिए ये इतना ही करते हैं, और अगर क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। Thank you so much for watching.